तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। प्रबंध के सिद्धांत में सबसे पहले आता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। उसके बाद आएगा हमारा फेयोल का सिद्धांत। दो तरह के सिद्धांत हमारे दिए हैं दो जिन्होंने। एक तो है टेलर जी, जिसका पूरा नाम F.W. टेलर है। दूसरा है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं, परंतु हमारे F.W. टेलर जी ने 4 सिद्धांत दिए। F.W. टेलर के बारे में हम थोड़ा सा परिचय करते हैं, उसके बाद में इनकी विस्तृत हम अध्ययन करेंगे इनके सिद्धांतों का। सबसे पहले F.W. टेलर, ये इसको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के दाता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हमेशा किसने दिए? F.W. टेलर ने दिए थे। F.W. टेलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ये आप देख रहे हैं इनकी फोटो, ये है हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 में और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 21 मार्च 1915 में। इनका पेशा क्या है? ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन थे ये? मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इनका जन्म कब हुआ, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता किसे कहते हैं, ये पेशे से क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनकी दो कोई पुस्तक के नाम याद रखना, कभी कभी पूछे जाते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में भी। इनकी पहली पुस्तक का नाम है ए पीस रेट सिस्टम। क्या पुस्तक का नाम है? पीस रेट सिस्टम। ये किसने लिखी? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। दूसरा है शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट भी पुस्तक किसने लिखी? F.W. टेलर ने। तीसरा है ऑन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ये भी पुस्तक इन्होंने ही लिखी। तो आपको थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय पता होना चाहिए कि ये कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, जन्म कहां हुआ, पेशे से क्या थे, ये चीजें। अब हम इनके 4 सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। देखो, इनके 4 सिद्धांत, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने कहा है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। पहला इंग्लिश में इसको याद रखना, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, यानी रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया था कि जो भी डिसीजन लो आप साइंटिफिक डिसीजन लोगे, विज्ञान पद्धति के अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं लोगे। दूसरा कहा था कि सहयोग होना चाहिए न कि टकराव। तीसरा होना चाहिए सहयोग न कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। चौथा बोला कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं अपनी क्षमता का पूर्ण यूज करेंगे, यानी कि पूरी क्षमता से यूज करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति उसकी अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास होना चाहिए। एक एक सिद्धांतों को हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखो, पहला सिद्धांत क्या कहता है? विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, यानी कि साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। यानी कि कहता है कि जो भी आपको छोटा से छोटा डिसीजन लेना है, आप कैसे लोगे? साइंटिफिक लोगे, विज्ञान के थ्रू लोगे। अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छाओं, इनके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। ऐसा नहीं प्रबंध को लग रहा है कि हाँ ये चीज सही नहीं है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ करना पड़ेगा। विज्ञान पद्धति का प्रयोग करके आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये चीज सही नहीं है। मान लो एक कर्मचारी को प्रोडक्शन हम दे रहे हैं 4 घंटे, तो 4 घंटे क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है उसका? अपनी मन मर्जी नहीं देना है कि ये काम 4 घंटे में हो जाएगा। ये आप प्रूफ करोगे बाय द वे ऑफ साइंस। विज्ञान के थ्रू, विज्ञान की पद्धति के थ्रू अपन इसका पता करेंगे उस काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। बहुत सारी विधियां हैं, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं। टेलर ने कहा कि अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। प्रबंधक कार्य करते समय प्रबंधक में आने वाली समस्याओं के समाधान में निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यानी डिसीजन आप कैसे लोगे? तथ्यों के थ्रू लोगे। यानी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो बेस होना चाहिए फैक्चुअल, फैक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अपनी इच्छाओं वगैरह के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, न कि अंगूठा टेक नियम पर। बेसिकली अंगूठा टेक नियम ये कहता है कि हमारे जो भी डिसीजन लो, जो भी आप समस्याओं का समाधान कर रहे हो, वो कैसे लो? तथ्यों के आधारित पर लेना चाहिए,
अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग प्रबंधक कोई भी डिसीजन लेने ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे कोई क्या बोला है, अंगूठा टेक नियम बोला है। टैलेंट का विश्वास था कि छोटी से छोटी क्रिया को कैसे करना है, अपन को वैज्ञानिक तरीके से करना है, बस यही कहा। टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक क्रिया एक वैज्ञानिक जांच पर होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया कैसे करोगे, वैज्ञानिक के थ्रू करोगे, अपने अनुभव, अपने अंतर्ज्ञान, अपने हिट एंड मिस तरीकों पर नहीं होना चाहिए। यानी कि छोटा छोटा अभी कर लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिट एंड मिस अपन को नहीं करना है, अपने अंतर्ज्ञान, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेने हैं। सारे डिसीजन कैसे लेने हैं, वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू लेने हैं। ये कौन कह रहा है, हमारा टेलर कह रहा है। दूसरा क्या कहता है सिद्धांत, दूसरा कहता है कि कर्मचारी, यानी कि ये मान लो मैनेजर है और ये इसका कर्मचारी है, ये छोटा सा मान लो श्रमिक है, इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, न कि टकराव। दूसरा सिद्धांत टेलर क्या कहता है कि दोनों आपस में क्या करें, सहयोग करें, न कि टकराव। टेलर ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में संबंध हमेशा मधुर होने चाहिए, सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों और प्रबंधकों की सम्मति और संगठन में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के मध्य क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक और श्रमिकों में विश्वास होना चाहिए, आपस में समझदारी होनी चाहिए, दोनों में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, टीम भावना के रूप में काम करे। ये कहता है सहयोग, न कि टकराव। नाम से दिख रहा है सहयोग करो, आपस में टकराव न करो। प्रबंधकों को भी कर्मचारी के प्रति सहयोग करना चाहिए और श्रमिकों को भी प्रबंधक के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए, टकराव नहीं रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, आपस में संबंध, मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो सके, निराशा नहीं हो संगठन में। ये चीजें हमारे टेलर का सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत पर इसने याद रखना मानसिक क्रांति दिया। ये देखो, मानसिक क्रांति का आह्वान किया। मानसिक क्रांति का मतलब क्या है, प्रबंधक और श्रमिक दोनों अपनी सोच में बदलाव करेंगे। श्रमिक क्या कहता है, अपने हमेशा मैनेजर को गाली देता रहता है, अरे यार मैनेजर सही नहीं है यार, ये कैसा मैनेजर है, सबसे खड़ूस मैनेजर है ये। वैसे ही प्रबंधक की क्या सोच रहती है, अरे ये श्रमिक तो ढीला है, सारा दिन चाय पीता रहता है, यहाँ घूमता रहता है, काम नहीं करता। तो दोनों को अपनी सोच में क्या करना है, परिवर्तन लेकर आना है। इसी को क्या बोला है, मानसिक क्रांति बोला है। कभी कभी याद रखना, आपसे ये पूछा जाता है कि ये मानसिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। मानसिक क्रांति का मतलब यही है, श्रमिकों को अपने प्रबंधक के प्रति और प्रबंधकों को अपने श्रमिक के प्रति क्या लाना है, सोच में बदलाव लेकर आना है, दोनों की सोच बदलाव करनी है। इसको क्या बोला है, मानसिक क्रांति। तो पहला सिद्धांत था वैज्ञानिक, न कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा है सहयोग करो, आपस में टकराव नहीं रखो। तीसरा क्या कहता है, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, एक दूसरे का। ये भी देखो, यह जो सिद्धांत है, जो अपन ने सहयोग न कि टकराव का थोड़ा व्यापक रूप है, उसी का ही थोड़ा सा बड़ा रूप करके ये दे दिया। इसमें भी लगभग अर्थ यही है। देखो, यह सहयोग न कि टकराव का क्या है, विस्तार है, व्यापक रूप है। ये आपस में प्रतियोगिता के स्थान पर क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे में कंपटीशन नहीं रखना है, प्रबंधकों को और श्रमिकों के बीच में क्या रखना है, सहयोग रखना है। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की क्या है, आवश्यकता है। मैनेजर को श्रमिक की आवश्यकता है, श्रमिकों को मैनेजर की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारी की ओर से कोई अगर सुझाव, रचनात्मक सुझाव आ रहा है तो हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए। भाई कोई श्रमिक आपको सुझाव दे रहा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए और उसको पुरस्कृत भी करना चाहिए, नहीं पुरस्कार भी देना चाहिए। उसको प्रबंध में हमेशा भागीदारी देनी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तो श्रमिकों में को विश्वास में लाना चाहिए। यह सिद्धांत उसी का ही क्या है, विस्तार है। इसमें व्यक्तिवाद न होकर सहयोग की भावना जागृत होनी चाहिए। अगर कोई श्रमिक सुझाव वगैरह लेकर आ रहा तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको पुरस्कार भी करो। जो प्रबंध निर्णय लेने उसमें श्रमिकों की भूमिका को बढ़ाओ। तो 3 सिद्धांत हमने पढ़ा। चौथा क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिक से अधिक क्षमता समृद्धि के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए।
टेलर कहता था भाई साहब जो भी श्रमिक की क्षमता है, जो उसकी समृद्धि है, उसको जहां तक अपन बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देकर या कुछ भी करके उसको उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना। तो टेलर का ये क्या कहता था, देखो औद्योगिक कार्य क्षमता अधिकांश कर्मचारी की योग्यता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रबंध कर्मचारी के विकास को मान्यता देता है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या कहता है, कर्मचारी का विकास होगा तभी संगठन का विकास होगा। कर्मचारी के विकास पर इसने ज्यादा बल दिया। टेलर ने श्रमिकों का चयन करते समय वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, ये कहता था कि अगर आप श्रमिक को चयन कर रहे हो, एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर रहे हो, तो कैसे आधारित होना चाहिए, विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। चयन श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता अनुसार उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनमें कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए उसको क्या देना है, परीक्षण देना ही देना है, ट्रेनिंग देनी ही देनी है। इससे क्या होगा, इससे संगठन और श्रमिक दोनों का विकास होगा। तो टेलर ने 4 सिद्धांत बेसिकली दिए थे। पहला सिद्धांत हमारा दिया इसने वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा दिया सहयोग करो न कि टकराव करो। तीसरा दिया सहयोग में टकराव का विस्तारित रूप, सहयोग करो न कि व्यक्तिवाद रखो। चौथा कहा कि वे अधिक से अधिक क्षमताओं और समृद्धि के लिए विकास करना चाहिए। ये छोटा सा था हमारा टेलर के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ तकनीकों के बारे में। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के जनक भी हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ही हैं, जिसने प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। इसी तरह इन्होंने कुछ टेक्निक्स को बताया कि ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्रबंध की। तो एक एक करके हम इन सब टेक्निक को पढ़ेंगे। तो पहले देखो टेक्निक कौन कौन सी है। पहली कौन सी दी इन्होंने, कार्यात्मक फॉरमैनशिप। दूसरी कौन सी दी, कार्य का क्या होना चाहिए, प्रमापीकरण और सरलीकरण होना चाहिए। तीसरा इन्होंने दिया कार्य पद्धति अध्ययन। चौथा दिया इन्होंने गति अध्ययन, इसको बोलते हैं मोशन स्टडी, इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। ये आता है समय अध्ययन, ठीक है ना, समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी, ठीक है ना, टाइम स्टडी भी इसने दिया। छठा दिया इन्होंने थकान स्टडी। थकान अध्ययन में इन्होंने कर्मचारी की थकान वगैरह को पढ़ा, अभी हम इसका विस्तार में पढ़ेंगे। थकान अध्ययन दिया इन्होंने। लास्ट में दिया विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। एक एक को करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कार्यात्मक फॉर्मेशिप। इसको ढंग से देखना, इसने टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा कि कारखाना प्रबंध में 2 वर्ग होने चाहिए। एक होना चाहिए नियोजन अधिकारी, दूसरा होना चाहिए उत्पादन अधिकारी। दो वर्ग कौन कौन से, एक होना चाहिए नियोजन अधिकारी, दूसरा होना चाहिए उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी के अंदर भी 4 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 4। और इसके अंदर भी कितने लोग होंगे, 4। जैसे पहला आएगा निर्देशन क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय व लागत क्लर्क, अनुशासक क्लर्क, अनुशासक भी बोल सकते हैं। इधर आएगा गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक आएगा। ये उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत होंगे, जबकि ये प्लानिंग अधिकारी जो प्लानिंग ऑफिसर है उसके अंदर होंगे। और इन सब के अंदर कौन आएगा, श्रमिक आएगा। तो इसने कार्य को कितने भागों में बांटा, पहला नियोजन अधिकारी, दूसरा आया उत्पादन अधिकारी। इनके अंदर भी कितने कितने होंगे, 4-4 जिन्हें होंगे, यानी 8 लोगों का इन्होंने समूह बनाया। तो देखो कारखाना प्रणाली में फॉरमैन वह प्रबंधक होता है जिससे सीधे संपर्क में कौन आते हैं, श्रमिक आते हैं। मान लो ये सारे फॉरमैन है, देखो मान लो ये क्या है, ये मान लो फॉरमैन है, ये फॉरमैन है, इसके अंडर में बहुत सारे श्रमिक आएंगे, इसके अंडर में कौन आएंगे, श्रमिक आएंगे। तो ये फॉरमैन कौन हो गया, इन श्रमिकों का क्या हो गया, इन श्रमिकों का मैनेजर हो गया ये फॉरमैन। फॉरमैन कौन होता है, फॉरमैन वह आदमी होता है जो श्रमिकों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो कार्यात्मक फॉरमैनशिप में सबसे पहले फॉरमैनशिप के बारे में लिखना है। फॉरमैन कौन होता है, फॉरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में कौन आते हैं, श्रमिक आते हैं। फॉरमैन निम्न
उच्चतम स्तर का प्रबंधक होता है। मैंने कहा ना, ये जो ग्लोबल लेवल मैंने जब पढ़ाया था आपको, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। जो सबसे नीचे स्तर का होता है उसका तो ये मैनेजर है। ऑब्वियस सी बात है, श्रमिकों के लिए मैनेजर है तो वहां का तो ये मैनेजर होगा। और उच्चतम श्रेणी का क्या होगा? श्रेणी का श्रमिक होगा। जो हायर लेवल से देखोगे तो ये लेबर है, और जो लोअर लेवल से देखोगे तो वो उनके लिए मैनेजर है। तो ये होता है फॉरमैन। यह वह केंद्र बिंदु है। यह कौन है? वह केंद्र बिंदु है जिसकी चारों ओर प्रोडक्शन घूमता है। प्रोडक्शन कौन देखता रहता है? फॉरमैन देखता है, जिसको अपन सुपरवाइजर बोलते हैं। सुपरवाइजर आपने देखा होगा, फैक्ट्री में श्रमिकों के इर्द गिर्द घूमता है, सुपरवाइज करता है उसको निगरानी रखता है। तो यह वह बिंदु होता है, ठीक है ना, जिसके चारों ओर उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण पूरा घूमता रहता है। टेलर ने कारखाने ढांचे में इसकी भूमिका के निष्पादन हेतु सुधार पर ध्यान दिया। कार्यात्मक फॉर्मेशन में टेलर ने क्या कहा? इसकी थोड़ी भूमिका को सुधारो। भूमिका कैसे सुधरेगी? इन्होंने वास्तव में एक अच्छे फॉर्मेशनशिप की योग्यता की सूची तैयार की, लेकिन पाया कि कोई व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फॉर्मेशनशिप को समझाया। कितने लोगों के माध्यम से? 8 लोगों के माध्यम से। तो टेलर कहता था कि भाई फॉर्मेशनशिप के निष्पादन में सुधार होना चाहिए। ये वह बंदे होते हैं जिनके चारों ओर कौन घूमता रहता है? प्रोडक्शन, नियंत्रण, ये सब घूमता रहता है। तो ये हमने पढ़ा फॉर्मेशनशिप के बारे में। अब देखो, इनके अंदर 8 लोग थे ना, 4 नियोजन के अंदर और 4 उत्पादन के अंदर। इन सबका अपन पढ़ेंगे, ये कौन थे, क्या थे, इनका कार्य क्या रहता है। देखो, नियोजन के अंदर 4 जिम्मे हैं। पहला निर्देश कार्ड क्लर्क, दूसरा कार्यक्रम क्लर्क, समय क्लर्क और अनुशासक। ये क्या काम करता है? साधारण अनुदेशों को देने के लिए उत्तरदायी है। किसको क्या निर्देश देने, अनुदेश देने, उसके लिए ये उत्तरदायी है। दूसरा, कार्य के चरणों के क्रम को निर्धारित करता है कि भाई काम कितने चरणों में होगा, वो कार्यक्रम क्लर्क करेगा। समय यानी कि किस चीज को कितना समय देना है, क्या लागत होगी, ये बंदा ये देखेगा। लास्ट में अनुशासक क्या करता है? व्यवस्थित करता है, सबको क्रमबद्ध करके रखता है, व्यवस्था करके रखता है। ये है नियोजन अधिकारी के अंदर 4 लोग। अब आता है उत्पादन अधिकारी के अंदर भी कितने लोग आएंगे? 4 लोग आएंगे। पहला आएगा गति नायक। कार्य के समय पर पूरा करना, यह सुनिश्चित करता है ये कि काम सही से होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, टाइम इतना लगना चाहिए, गति है ये। आता है टोली नायक। कौन है अब? टोली नायक। ये क्या करता है? सभी मशीनों को, उनके उपकरणों को और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करता है कि हाँ ये मशीन चाहिए, ये संसाधन चाहिए, तो ये देखता है। अगला कौन है? मरम्मत नायक। मरम्मत यानी कि मशीनों को कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान देगा। और निरीक्षक यानी कि उत्पादक की गुणवत्ता वगैरह निरीक्षण करेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। 8 लोगों का समूह होना चाहिए। इसको सबको क्या बोला है? कार्यात्मक फॉर्मेशनशिप। कभी कभी आपसे ये चित्र पूछा जाता है, ये वाला, कि चित्र बनाइए, इसको चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको पहले फॉर्मेशनशिप, फॉरमैन के बारे में लिखना है, फिर टेलर ने क्या सुझाया वो लिखना है, फिर अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया तो आप इन सबको भी अच्छे से समझा सकते हो। गति नायक क्या काम करता है, ये सब। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इसका, टेलर की तकनीकें हमने पढ़ रहे हैं। पहला आया कार्यात्मक फॉर्मेशनशिप, अब दूसरा आता है कार्य का क्या होना चाहिए? प्रमापीकरण होना चाहिए। प्रमापीकरण का जबरदस्त पक्षकार था। उन्होंने कहा कोई भी फर्जी चीज नहीं बनानी है, स्टैंडर्डाइज चीजें बनानी है, विज्ञान के थ्रू चीजें बनानी है, वैज्ञानिक बनानी है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो उसका जबरदस्त पक्षकार था। उसने अंगूठा टेक नियम के पर पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। कि आप जो भी उत्पादन का विश्लेषण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, अंगूठा टेक नियम के स्थान पर क्या होना चाहिए? हमेशा वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को प्रमाप के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति के क्या स्टैंडर्डाइज होंगे, वो सुनिश्चित करना चाहिए। इसको कार्य अध्ययन तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे अध्ययन अपन पढ़ेंगे, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, इनके माध्यम से सम्मिलित है। अब बात करते हैं प्रमापीकरण क्या होता है।
परमापीकरण से तात्पर्य प्रत्येक क्रिया के लिए मानक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको मानक प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला, प्रमापीकरण। प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीन, कार्य पद्धति, इन शर्तों का हो सकता है कि ये चीज इतने समय पर होनी चाहिए, ये पद्धति होनी चाहिए, इसमें ये गुणवत्ता होनी चाहिए, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं प्रमापीकरण के। यह वह मानदंड होते हैं जो उत्पादन के दौरान पालन करना होता है। स्टैंडर्डाइज वह मानदंड होते हैं, वह शेड्यूल होते हैं जिसको अपन को उत्पादन के दौरान फॉलो करना पड़ता है। तो अपन ने पढ़ा प्रमापीकरण, सरलीकरण, ये पढ़ लिया, कार्यात्मक फॉर्मेशिप पढ़ ली। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा सरलीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। सरलीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, व्यर्थ किस्मों, आकार, आयामों को समाप्त करना, कि जो प्रोडक्शन में फर्जी चीजें लग रही है, फर्जी काम अपन कर रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, उसको हटा दो, समाप्त कर दो। व्यर्थ किस्में वगैरह उत्पादन प्रणाली में अपन को सरल करनी है, एकदम प्रक्रिया कैसे करनी है, सरलीकरण करनी है, व्यर्थ चीजों को हटा दो। जबकि परमापीकरण का अर्थ क्या होता है? वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार करना, स्टैंडर्डाइज किस्में तैयार करना। सरलीकरण अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करता है, ठीक है ना। दोनों ही हमने पढ़ लिए, सरलीकरण और प्रमापीकरण क्या होते हैं। आगे देखना, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। टेलर इसका भी जबरदस्त पक्षधर था। टेलर क्या कहता है? कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी में भेद करता है। वो कहता है कुशल को तो आप अच्छी सैलरी वगैरह, तो अकुशल को थोड़ी कम दो। दोनों को बराबर सैलरी दोगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा कर्मचारियों में। तो दोनों के ऑपोजिट होना चाहिए, दोनों की सैलरी में अंतर होना चाहिए, पारिश्रमिक अलग अलग होना चाहिए, ये टेलर कहता था। जैसे देखना, टेलर विभेदात्मक पारिश्रमिक का जबरदस्त पक्षकार था। वह कुशल व अकुशल कर्मचारियों में हमेशा अंतर करना चाहता था। वह मानक अवधि तैयार कर देता था। मान लो एक टाइम स्टैंडर्ड है, मान लो ये कुशल कर्मचारी है, ये कौन है? कुशल है, और ये मान लो अकुशल कर्मचारी है, ठीक है ना, अकुशल कर्मचारी। इसको भी अगर आप 3000 सैलरी दे रहे हो महीने की, और इसको भी 3000 दे रहे हो, तो क्या मतलब? फिर तो यह कुशल है, फिर तो ये बिलों की तरह और काम करेगा, ये तो काम करेगा ही नहीं, कुशल और कुशल ही काम करता जाएगा, क्योंकि आपने सैलरी दोनों को बराबर दे दी है। जबकि टेलर कहता था एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो। स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, मान लो 3 घंटे, और जो हमारा कुशल कर्मचारी था वो उसने तो बेचारे ने 2 घंटे में काम कर लिया, 1 घंटा इसने टाइम सेव कर दिया। टाइम सेव के हिसाब से इसको क्या दे दो? बोनस दे दो। ये कौन कह रहा है? हमारा, ये हमारा टेलर कहता है, ठीक है ना। ये टेलर हमने कहा, टेलर ने क्या कहा कि कुशल और अकुशल कर्मचारियों में अंतर करना चाहिए, कुशल और अकुशल कर्मचारियों में अंतर करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम सेव कर दो, कुशल को ज्यादा पैसे, अकुशल को कम पैसे, दोनों को मोटिवेशन जैसे हो। कारीगरों को इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुशल और कुशल बांटों में बांटो। इन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तो कुशल में बांटेंगे और कुशल में बांटेंगे। एक बंदे ने काम कर लिया 5 घंटे का काम 2 घंटे में, और एक बंदा है जो 5 घंटे के काम को 6-6 घंटे ले रहा है, तो वो अकुशल और कुशल में आपने कैसे बांटा? स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बांटा। उसने कहा कि कुशल कर्मचारी को पारितोषिक मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, इसलिए उसने प्रमापीकरण को पूरा किया, यानी कि उसने प्रमापित कार्य, स्टैंडर्ड कार्य को बहुत अच्छे से किया, उसको दिन में। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या कहता है? हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया कि 10 इकाई बनानी है, और 1 इकाई में आपको कितने मिलेंगे? 50 रुपए मिलेंगे। इससे नीचे काम कर रहा तो कितना मिलेगा? 40। आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जो 10 इकाइयां बना रहा है उसको तो मैं 50 दूंगा, और इससे कम वाले को अपन कितने देंगे? 40 ही देंगे। तो आपने क्या किया? विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली लागू की, कुशल और अकुशल को अलग अलग दिया। अगला क्या पद्धति है? आगे है कार्य पद्धति। कार्य पद्धति यानी एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। जैसे चाय बनाते, एक व्यक्ति चाय अलग ढंग से बनाता है, दूसरा एक अलग ढंग से बनाता है। जैसे पहले आप पानी डालते हो, फिर चाय पत्ती डालते हो, फिर लास्ट में दूध डालते हो।
कोई पहले पहले दूध डाल देता है, फिर चाय पत्ती डालता है, फिर पानी डालता है, या कोई पानी डालता ही नहीं है। तो पद्धतियां अलग अलग होती है भिन्न भिन्न कार्यों करने की। तो टेलर कहता था जो सरल होती है उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे कार्य पद्धति का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ पद्धति को क्या करना, ढूंढना है। किसी कार्य करने की बहुत सारी पद्धतियां होती है। कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर ग्राहकों तक माल पहुंचाने के प्रत्येक क्रिया की पद्धतियां अलग अलग है। माल तैयार करने से लगाकर कस्टमर तक पहुंचाने की बहुत सारी विधियां हैं, आप बहुत सारे कार्यों को पद्धतियां हैं। तो अपन को सर्वश्रेष्ठ पद्धति का चयन करना है। जैसे टेलर ने कार्य पद्धति के अध्ययन से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ना की व्यवस्था की। असेंबलिंग लाइन आपने देखा होगा, कार कैसे बनती है, आज असेंबलिंग लाइन के थ्रू बनती है। जैसे कार आई, यहाँ टायर लग गए, थोड़ा सा और आगे गई ग्लास लग गए, फिर आगे से जाते ही बॉडी लग गई। ये बहुत सारे अलग अलग चेन बेस असेंबली लाइन बेस अपन ने काम को स्टार्ट कर लिया। ये किसके बदौलत हुआ, टेलर के द्वारा। फोर्ड कंपनी ने, याद रखना, सर्वप्रथम असेंबली लाइन को लेकर आया। कहां पर, ऑटो कंपनियों में, कार की। फोर्ड कंपनी आपको पता होगा कार बनाती है, इसीलिए कार बनाने की कौन सी पद्धति को लेकर आया, असेंबली लाइन। पहले क्या होता था, मान लो आपने टायर वहां लग रहे हैं, फिर यहाँ ग्लास लग रहा है, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं, फिर यहाँ रूफटॉप लग रहा है, बहुत अलग अलग जगहों पर लगता था। फिर फोर्ड मोटर ने क्या कहा, असेंबली लाइन बनाई। सीधा कार आई, यहाँ पर ये लग गए, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और कर्मचारी एक ही लाइन में बैठे हैं, तो इसको क्या बोला, असेंबली लाइन बोला। इस प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य क्या था, लागत को कम से कम करना, ग्राहकों को अधिक से अधिकतम गुणवत्ता देना, और कम से कम अपन को लागत को भी कम करना, जिससे लाभ अधिक हो। ये है सर्वश्रेष्ठ पद्धति का चयन करेंगे, कार्य पद्धति का। आगे हम क्या कहता है, आगे कहता है गति अध्ययन। देखो ये सारे जो अध्ययन है ना, आपको केवल मेन लर्न करने हैं, उसके अंदर से आपको पता है कि गति अध्ययन क्या होता है, थकान अध्ययन क्या होता है, समय अध्ययन क्या होता है, ये सारे। गति अध्ययन क्या कहता है, देखो ये विभिन्न मुद्राओं की गति जो एक विशेष कार्य करने के लिए जाती है का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी को उठाना, रखना, बैठना या फिर स्थान बदलना। देखो हर काम को करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, गति लगती है। जैसे एक श्रमिक उस गोदाम से इस गोदाम माल लेकर आ रहा है, तो इसमें कितना गति लग रही है, या रख कर आ रहा है वापस लेकर आ रहा है, ऐसे में कितना गति लग रही है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन क्यों किया जाता है कि इस गति को कम करना, जिससे फालतू अनावश्यक क्रियाएं न हो, अनावश्यक चेष्टाओं को यहां पर इसका समाप्त किया जाता था, और कार्य को भली भांति पूरा करने के लिए कम समय लगता था। इसका अपन किस चीज का यूज करते थे, स्टॉप वॉच का यूज करते थे। किसका, स्टॉप वॉच। और विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते थे, विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें आपसे पूछे किस किस का प्रयोग किया जाता है, गति अध्ययन में स्टॉप वॉच, रंग, विभिन्न रंगों का, चिन्हों का, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो एक है अनपढ़ व्यक्ति है, आपने उसको कहा कि फिनॉल की बोतल वहां से लेकर आ, तो वो जाएगा, देखेगा, फिनॉल ढूंढेगा, एफ ढूंढेगा, फिर जाकर लेकर आएगा। बट आपने उसको कह दिया, अरे वो ब्लू कलर की बोतल पड़ी है, लेकर आता हूं, ब्लू कलर की बोतल वो फटाफट लेकर आ जाएगा। तो ऐसे क्या किया, अपने रंगों का प्रयोग किया, चिन्हों का प्रयोग किया, जिससे गति अध्ययन कम से कम हो। ठीक है ना। इस गति अध्ययन में हमने यही पढ़ा कि किसी चीजों को उठाना, रखना, बैठना, ये खसकाना, लेकर आना, इसमें जितनी गति कम से कम लगेगी, अपनी लागत कम आएगी, समय बचेगा, लाभ अधिक से अधिक होगा, ये टेलर कहना चाहता था। आगे है हमारा समय अध्ययन। समय अध्ययन क्या कहता है, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक मानक समय होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, एक काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड समय होना चाहिए। मान लो 30 घंटे, उस बेचारा ने कितने लगाए, एक्चुअल घंटे लगाए उसने 15, तो टाइम सेव कितना कर दिया उसने, टाइम सेव कर दिया उसने 15 घंटे। तो एक चीज किसी भी कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड समय होना चाहिए, मानक समय होना चाहिए। कार्य को पूरा करने में लगने वाले मानक समय को निर्धारित करने के लिए मापा जा सकता है, उसको मापेंगे, और यह किसी विशेष कार्य के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या, उनके वेतन आदि में मदद करेंगे। आपने काम को बनाने के लिए
स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, तो इससे आपको पता चलेगा कि इस काम को करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, कितने समय में हो जाएगा और कितना पारिश्रमिक उसको देना पड़ेगा। ये सब आपके कैलकुलेशन के लिए कौन सा अध्ययन जरूरी है? समय अध्ययन। अब आता है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन क्या कहता है? देखो, आदमी काम करते करते क्या हो जाता है, थोड़ा सा थकान महसूस कर लेता है। आपने मान लो सुबह गए 9 बजे, शाम तक काम कर रहे हो 6 बजे तक, तो आपकी बैटरी पूरी लो हो जाती है, ना? तो टेलर कहता है कि थोड़ा सा उसको ब्रेक दे दो, आधा घंटे का एक ब्रेक दे दो, जिससे वो वापस उसी एनर्जी में काम कर सके जो वो सुबह 9 बजे आया था। मान लो आपने 9 बजे ऑफिस गए, आपकी बैटरी लो 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 होते 1 बजे तक आपकी बैटरी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। फिर आपको आधे घंटे का अगर वापस से ब्रेक दिया जाता है तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? वापस से रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसी कोई अपन ने अध्ययन को क्या बोला? थकान अध्ययन बोला। कोई भी व्यक्ति कार्य करते समय या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या महसूस करता है? थकान महसूस करता है, बहुत सारी थकान हो जाती है। समय समय पर आराम मिलने पर अगर आप उसको रेस्ट दोगे तो आंतरिक बल पुनः प्राप्त कर लेगा और पूरी क्षमता से काम करेगा। इससे क्या होगा? इस अध्ययन से भाई साहब उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, क्योंकि वापस उसने काम 100% किया। थकान अध्ययन किसी भी काम को करने के लिए कितना आराम के अंतराल देना है, कितना आपको बीच में उसको छुट्टी देनी है, कितने घंटे का उसको रेस्ट देना है, ये थकान अध्ययन में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी हमने पढ़ी अभी हमारी अभी तक हमने इन सभी का क्या किया? अध्ययन किया। तो हमने वैज्ञानिक प्रबंध की सभी तकनीकों का अध्ययन किया, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो टेलर द्वारा विकसित किए थे इनका अध्ययन किया। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।